नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। बिल्कुल महामुकाबले की शुरुआत सही मायनों में आज से हो गई है, क्योंकि देर रात हरियाणा कांग्रेस की ओर से उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। तो कांग्रेस के हरियाणा के उम्मीदवार आ गए हैं। 9 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जानी थी। गुरुग्राम के अलावा सभी 8 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और लिस्ट में कई बड़ी बातें हैं जिनको लेकर चर्चा हम करने वाले। उससे पहले फटाफट आपको बता दें किस सीट से किस नेता को उतारा गया है। रोहतक से फिर से दीपेंद्र हुड्डा को उम्मीदवार बनाया गया है। तो बहुत कम मार्जिन से करीब 7,000 वोट से पिछली बार दीपेंद्र हारी थी। इससे पहले रोहतक से 3 बार सांसद ही रह चुके हैं। वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं और अब इन्हें लोकसभा उम्मीदवार कांग्रेस हाईकमान की ओर से बनाया गया है। फरीदाबाद से महेंद्र प्रताप मैदान में हैं। बड़े कद के नेता हैं। कांग्रेस के अलावा निर्दलीय भी चुनाव लड़ा। बीएसपी से लोकदल से चुनाव लड़ते रहे हैं। पर्सनल आप कह सकते हैं एक नेता का जो कद रहता है वो महेंद्र प्रताप का है। इनके पर्सनल वोट या कार्यकर्ताओं की हम बात करें तो ये एक मजबूत उम्मीदवार जाहिर है कहीं ना कहीं फरीदाबाद में साबित होने जा रहे हैं। सिरसा से कुमारी सैलजा को मिली है। पहले भी सिरसा से सांसद रही हैं, अंबाला से सांसद रही हैं, केंद्र में मंत्री रही हैं, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष रही हैं। अशोक तंवर के सामने हैं। हिसार से जयप्रकाश जेपी 8वीं बार हिसार से मैदान में हैं। 3 बार जीते हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं। कलाई से 2014 की बात करें तो निर्दलीय विधायक रहे हैं। रणजीत चौटाला के सामने हालांकि पहली बार थे जयप्रकाश जेपी। तो जयप्रकाश जो पिछले अभी रिसेंट हम बात करें तो आदमपुर का भी बहुत अच्छा चुनाव की ओर से लड़ा गया था। अंबाला से मुलाना विधायक वरुण चौधरी को टिकट दिया गया है। युवा नेता है, विधानसभा में सक्रियता से आवाज उठाते रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा के करीबी माने जाते हैं। बंटू कटारिया से बीजेपी उम्मीदवार से उनका सीधा मुकाबला होने जा रहा है। तो 8 उम्मीदवार उतार दिए गए हैं कांग्रेस की ओर से। कई बड़ी बातें हैं। जातिगत समीकरणों को बखूबी साधने का प्रयास हुआ है। सैलजा हालांकि खुद चुनाव लड़ रही है, आपके सामने है। इनके अलावा लगभग सभी उम्मीदवार भूपेंद्र हुड्डा के खेमे के हैं। फ्री हैंड दे दिया गया कि भूपेंद्र हुड्डा को, जो बार बार विरोधी भी कहते रहे कि हुड्डा ही हरियाणा में कांग्रेस है और कांग्रेस ही हुड्डा है। तो ये बात बखूबी साबित हो गई है इस लिस्ट के आने के बाद। तो भूपेंद्र हुड्डा को फ्री हैंड दिया गया है। उनके खेमे के, उनके समर्थक, उनके जो करीबी नेता हैं उन्हें टिकट दिया गया है। वरुण चौधरी हैं अंबाला से, सिरसा से कुमारी सैलजा हैं। ये लिस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। फरीदाबाद की हमने बात की, महेंद्र प्रताप हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ से रावधान सिंह आ गए हैं, हुड्डा के करीबी माने जाते हैं। श्रीकी चौधरी का टिकट कटा है। करनाल से दिव्यांशु बुद्धि राजा दीपेंद्र हुड्डा के करीबी माने जाते हैं। युवा नेता है, 31 साल इनकी उम्र है। छात्र राजनीति से शुरुआत की है। तो तमाम उम्मीदवारों को लेकर एक एक बात हम बारीकी से जानने समझने का प्रयास करेंगे। अब चूंकि अब तक अकेले बीजेपी ही मैदान में थी या कुछ दलों की ओर से और भी उम्मीदवार उतारे गए थे, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार आने के बाद दिलचस्प मुकाबला नजर आ रहा है। चलिए चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। चर्चा हम करने वाले हैं कांग्रेस की लिस्ट को लेकर और मुकाबला कितना रोचक होने वाला है इन उम्मीदवारों के आने से, क्या इसके मायने ये भी समझने का प्रयास करेंगे। केवल ढींगरा जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। राजेंद्र जादून वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। केवल जी 8 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। इससे पहले बीजेपी कहती रही कि अकेला खाली मैदान है, हम अकेले ही लड़ रहे हैं, कांग्रेस डर गई है, लेकिन लिस्ट आ गई है। और सबसे बड़ी बात जो पहली नजर में दिखता है कि लगभग सभी, कुमारी सैलजा खुद लड़ रही है, लगभग सभी भूपेंद्र हुड्डा के करीबी नेताओं को उम्मीदवार के तौर पर पेश किया गया है। कितने जिताऊ और मजबूत उम्मीदवार? देखिए, जितने उम्मीदवार आए हैं वो सभी कांग्रेस दल है। किसके हैं, कैसे हैं, ये चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय ये है कि जिताऊ उम्मीदवार है। और जिताऊ उम्मीदवार एक बात है, और दूसरी बात ये है कि हमारे सशक्त उम्मीदवार जब मैदान में आए हैं तो उसके साथ साथ हमारा मैनिफेस्टो भी आया है। उस मैनिफेस्टो के अंदर 5 न्याय की बात है। और दूसरी तरफ ये भी बात है कि जिस तरह से मोदी जी ने जो अपने वायदे किए थे वो अपने वायदों से मुक्त है। और अभी आज की डेट में आप अगर मोदी के वायदों की हम बात करें देश के अंदर, तो मोदी ने 2014 के अंदर जो कहा था उससे मुकर गए। 2022 के अंदर स्वामीनाथन की बात की थी, उससे मुकर गए। और 3 काले कानून किसानों के लिए ले आए थे। इसी तरीके से और भी बहुत सारे जो वायदे किए थे अलग अलग समुदायों से, 2 करोड़ रोजगार हर साल, 20 करोड़ रोजगार देश को मिलने थे, वो नहीं मिले। इसी तरीके से महंगाई, बेरोजगारी और जो अर्थव्यवस्था जो हमारी जो है वो बुरी हालात में गई। इसी तरह से क्राइम जो है पूरे देश के अंदर बढ़ा। ये जो लॉ एंड ऑर्डर है, सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि जब आदमी घर से बाहर निकलता है तो वो ये जूझ रहा होता है कि दोबारा घर में वापस आएगा या नहीं आएगा। आज हमारे देश में जो मूलभूत सुविधाएं हैं
जो मूलभूत खाने पीने की वस्तुएं हैं वो इतनी महंगी हुई है जिससे आम आदमी का जीना दुर्भर हो रहा है। लेकिन मोदी जी जो है वो अपनी अलग मजमत चाल में है कि हम तो जो मन में आएगा वही करेंगे, जो मन की बात होगी वही करेंगे, आम जन की या देश की बात नहीं सुनेंगे। तो इसका जो है परिणाम अब आने वाले 4 जून को दिखेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अब जो है इंडिया गठबंधन आने वाला है और मोदी जी जाने वाले हैं। केवल जी, आपने पहली बार में ये कहा, पहले ही वाकई में, कि ऐसा नहीं है कि हुड्डा की करीबी हैं, ठीक है, पूरी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। क्या क्राइटेरिया रहा फिर इनको चुने जाने का उम्मीदवार के तौर पर? देखिए, क्राइटेरिया सशक्त उम्मीदवार चुनने का था। शैलजा जी सिरसा से जो चुनी गई वो सशक्त उम्मीदवार है और वहां पे एक ऐसा कैंडिडेट है जो 5 दलों से कूद करके बीजेपी में गया और बीजेपी ने उनको टिकट दे दी। इसी तरह से रमेश कौशिक जो थे, सोनीपत के एमपी थे, जिनकी अश्लील सीडी जारी हुई, वहां पे हमने कैंडिडेट जो चूज किए हैं वो बहुत ही बढ़िया कैंडिडेट है। और अब तो मोहनलाल बडोली है ना बीजेपी के, वहां से बडोली को उतारा बीजेपी ने, तो रमेश कौशिक नहीं है ना मैदान में? नहीं, मुझे मालूम है रमेश कौशिक नहीं है, क्योंकि जिनकी अश्लील सीडियां बीजेपी की जारी होती है उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है और बीजेपी किसी एक्शन लेने के मूड में भी नहीं रहती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे तो बड़े बड़े देते हैं लेकिन वो काम नहीं करते। इस वजह से जो हमारे सशक्त उम्मीदवार आए हैं, लोग उनकी तरफ अब देख रहे हैं और लोग उनको वोट से भी सम्मानित करेंगे। और उसके साथ साथ जो बीजेपी के जो हालात है इस समय, जो जिस तरह से संदीप सिंह रहे और जिस तरह से रमेश कौशिक रहे, अगर उनके ऊपर कोई एक्शन लेती बीजेपी तो समझ में आता है कि बीजेपी कुछ सोच रही है। ऐसे आदमियों पे अगर एक्शन नहीं लिया, चाहे वो ब्रिजभूषण शरण सिंह हो, कुलदीप सेंगर हो और भी बड़े तमाम ऐसे, ठीक है, ये तमाम मुद्दे आप गिना रहे हैं कि इससे पहले भी आपने की कि मोदी ने वादे पूरे नहीं किए या फिर महंगाई, क्राइम, ये मुद्दा है, ठीक है। आज लेकिन हम उम्मीदवारों को लेकर बात कर रहे हैं। नेहा जी, आप लोग बार बार ये कह रहे थे हम तो अकेले ही हैं, कांग्रेस तो डर गई है, तो ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस की लिस्ट देखकर कहीं ना कहीं आप लोग भी डर गए हो कि कई सीटों पर मुकाबले में है? क्योंकि युवाओं से लेकर अनुभवी नेता, तमाम जातिगत समीकरणों को भी साधने का प्रयास किया गया कि कांग्रेस की ओर से। कैसे देख रहे हैं कांग्रेस की लिस्ट को? देखिए, नहीं, मैं नेहा जी से बात कर रही हूँ। केवल जी बीजेपी से उत्तर लेते ना। नेहा जी, आवाज मिल रही है क्या आपको? कैसे देख रही है हरियाणा कांग्रेस की लिस्ट को? मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी ज्योति जी, देखिए, कल रात को तो लेट नाइट जो है वो कांग्रेस की लिस्ट आई है, तो इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है कि भाजपा उसको देखकर डर जाएगी। कोई हम ऐसा थर-थर कांपने वाले नहीं है कांग्रेस की इस लिस्ट से। कांग्रेस की इस लिस्ट से ये चुनावी समर है, चुनावी रण है। इसमें हर पार्टी के उम्मीदवार आएंगे, कांग्रेस के भी उम्मीदवार आए। अब देखते हैं कि किस तरह से जनता का मन जो है वो कांग्रेस की तरफ जाता है या बीजेपी की तरफ जाता है। हम हमेशा ये बात करते आए हैं कि हमने अपने जो काम किए हैं, चाहे वो केंद्र में काम किए हैं, चाहे वो हमने हरियाणा राज्य में काम किए हैं, हम केवल उन कामों की बदौलत ही जनता के विश्वास पर खरे उतरते हैं और जनता के साथ हमारा जुड़ाव है। कांग्रेस या अन्य विपक्षी पार्टी की जब भी हम बात करते हैं तो अगर आपने भी देखा होगा तो यहाँ बैठते हुए अभी भी अपने प्रत्याशियों के विषय में कंवर जी के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उनके पास में बीजेपी के प्रत्याशी, एक्स प्रत्याशी, पिछली बार के रहे सांसद और उनके ऊपर लांछन लगाने के अलावा और कोई काम नहीं है। कांग्रेस हमेशा से यही करती आई है, दूसरे को नीचा दिखाकर अपने आप को सर्वोच्च दिखाना, अपने आप को ऊंचा दिखाना, ये कांग्रेस की नीति रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है वो ये है कि हम अपने कामों के बलबूते पर, जो विचारधारा हमारी है, जो संगठन की विचारधारा है, जो राष्ट्र को लेकर हमारा समर्पित जो हमारा कार्य है, उसके बेसिस पर हम जनता के बीच में जाते हैं, जनता से रूबरू होते हैं, जनता से वोट मांगते हैं। और 2000 अभी जो चुनाव है 24 के, इस लोकसभा चुनाव में भी हमारा यही ही नीति रहेगी। लांछन लगाना हमारा काम नहीं है। अभी कंवर जी बात कर रहे थे कि बीजेपी की सीडी आ जाती है, ये कौन सा शब्द है, ये कौन सा नैरेटिव सेट कर रहे हैं आप कि बीजेपी की अश्लील सीढ़ियां आ जाती हैं? ये कौन सा शब्द है बीजेपी की अश्लील सीढ़ियां?
आप कुछ भी बोला करें कंवल जी, तो थोड़ा सा आप सोच समझ कर बोला करें कि आप बोल क्या रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता है, इसलिए ये अधिकार आपको नहीं मिल जाता कि कुछ भी मुंह में आया। आएंगे आपके पास। करनाल से कांग्रेस के उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धि राजा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर, और आपको बहुत बधाई भी। कांग्रेस ने आपको उम्मीदवार के तौर पर चुना है, लेकिन बीजेपी से हैं पूर्व मुख्यमंत्री आपके सामने। किस तरह की फाइट होने वाली, क्या उम्मीद कर रहे हैं करनाल की जनता से? ये मेरी जो टिकट हुई है, मैं इसे टिकट नहीं समझता। ये मेरे लिए एक प्लेटफॉर्म है कि पिछले 8.5 साल से हरियाणा के बेरोजगारों की आवाज मैं उठाता आया हूं, और लगातार मनोहर लाल खट्टर जी ने मेरी आवाज को, नौजवानों की आवाज को नजरअंदाज किया है। लेकिन ये मौका कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा के बेरोजगारों को दिया है कि 9.5 साल का मनोहर लाल खट्टर जी के शासनकाल की जो उनके कुकर्म है उनका जवाब लेने के लिए, और जो पूरे प्रदेश को बेरोजगारी में नीचे धकेलने का काम मनोहर लाल खट्टर जी ने किया है, उसका हिसाब किताब चुकता करने का जो ये प्लेटफॉर्म जो है कांग्रेस पार्टी ने दिया है, मैं पूरी पार्टी का, मेरे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी, खड़गे जी, सोनिया जी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, और मेरे हर दिल अजीज नेता जो लगातार जिनका आशीर्वाद मेरे सिर पे रहा है, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी। अच्छा, आप दीपेंद्र हुड्डा का जिक्र कर रहे हैं बुद्धि राजा जी, क्या दीपेंद्र हुड्डा के करीबी होने का इनाम भी मिला है आपको टिकट के तौर पर? ये इनाम एक आम कार्यकर्ता को संघर्ष का इनाम मिला है। मैं पिछले 8.5 साल से हरियाणा की सड़कों पर हरियाणा के बेरोजगारों के लिए, पहले जब मैं एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष था तब मैंने सड़कों पर संघर्ष किया, लाठियां डंडे खाई, पर्चे भुगते, और आज मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हूं। लगातार हरियाणा के बेरोजगारों की आवाज को उठाने का काम कर रहा हूं, और मुझे लगता है कि पार्टी ने मेरे जैसे आम कार्यकर्ता को, एक क्लर्क के बच्चे को, एक टीचर के बच्चे को जो है वो टिकट दी है। तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी में एक आम कार्यकर्ता में जोश भरने का काम करेगा, और कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर जी की जो किसान विरोधी, जो बेरोजगार, जो बढ़ाने की जो एक पॉलिसी रही है बेरोजगारी बढ़ाने की, उसके खिलाफ पूरे प्रदेश के नौजवान इकट्ठे होकर करनाल के अंदर कूच करेंगे, और आप देखेंगे कि पूरे प्रदेश से अगर सर्वाधिक कहीं हैरानजनक नतीजे आएंगे तो आप देखना करनाल के अंदर आएंगे। संसदीय चुनाव के नाते आपकी शुरुआत है करियर की दिव्यांशु जी। पिछली बार आपके अनुभवी नेता कुलदीप शर्मा मैदान में थे, बीजेपी से थे संजय भाटिया। कुलदीप शर्मा की देश की दूसरी सबसे बड़ी हार थी, बहुत बड़े मार्जिन से कांग्रेस हारी थी, और इस बार तो 9.5 साल के मुख्यमंत्री जो रहे हैं मनोहर लाल, वो मैदान में हैं, 2 बार से विधायक रहे हैं करनाल विधानसभा हल्के से। तो किस तरह से आप आश्वस्त हैं कि आप युवाओं की आवाज उठाएंगे, या फिर आप जनता को इस बात का यकीन दिला पाएंगे कि कांग्रेस आपके हितों के लिए काम करेगी, आप कांग्रेस को वोट करें? आसान होंगी राहें? मैं एक बात, सिर्फ इस बात का जवाब मैं अपनी एक बात से दूंगा। 9.5 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए खट्टर साहब को भाजपा की लीडरशिप ने, केंद्रीय लीडरशिप ने अगर हटाया है तो उसका क्या कारण है? उसका कारण यह है कि उन्हें समझ आ गया कि मनोहर लाल खट्टर से हरियाणा की जनता खुश नहीं है, और अगर 9.5 साल में राजा बनकर प्रदेश का विकास नहीं कर सके तो अब करनाल की जनता उनसे क्या आस रखेगी कि वो सांसद बनकर काम कर पाएंगे? ये बात स्पष्ट है कि भाजपा ने उन्हें घर बिठाने का काम किया। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहता हूं, मैं उन्हें बाकायदा बाइज्जत रिटायर करूंगा, और करनाल से जो है चुनाव को लेकर कोई, हालांकि स्वीकार तो आप नहीं करेंगे, दिल में कोई डर है क्या? वो सीट मिली है जिससे बहुत बड़े मार्जिन से पिछली बार कांग्रेस हारी थी। दिव्यांशु बुद्धि राजा ने आज तक जिंदगी में 3 चुनाव लड़े। पहला पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ का चुनाव लड़ा, ईश्वर की कृपा रही, जीता। दूसरा एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा का चुनाव लड़ा, मेरे नेता का आशीर्वाद रहा, ईश्वर का आशीर्वाद रहा, मैं जीता। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव 2 लाख वोटों से पूरे प्रदेश में जीता, और ये चौथा चुनाव है। दिव्यांशु बुद्धि राजा डरने वाला नहीं है, और मेरी लड़ाई सिर्फ एक मुख्यमंत्री से नहीं है, क्योंकि नायब सिंह सैनी भी उसी पार्लियामेंट के अंदर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो हरियाणा के बेरोजगार और उसके सामने दो मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे, और पूरे प्रदेश के नौजवान, किसान, बेरोजगार, युवा, हमारे सभी साथी हम हुआ के इस जीत का परचम लहराने का करनाल से काम करेंगे। चलो, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, बातचीत आपने की। नेहा जी, आपने सुना दिव्यांशु बुद्धि राजा को, ये कह रहे हैं कि 2 मुख्यमंत्री से मेरा मुकाबला है और इस बार जीत हासिल करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आपने अभी सुना दिव्यांशु बुद्धि राजा जी एक बात कह रहे थे कि उन्हें उनके नेता के आशीर्वाद की बदौलत
ये कैसी राजनीति है, ये कैसा जन आधार की बात वो कर रहे हैं, ये कैसे जनता के रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। एक सांसद की टिकट उनको प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस की तरफ से मिलती है, लेकिन वो किसके रहमो करम पर मिलती है, किसकी चापलूसी करके मिलती है? हुड्डा ग्रुप की चापलूसी करके, हुड्डा जी की चापलूसी करके मिलती है। वही उनके आका हैं, वही उनके सर्वे सर्वा हैं। उनको कोई जनता से लेना देना नहीं है, उनको कोई कांग्रेस से लेना देना नहीं है। चापलूसी तो आप कैसे कहेंगे नेहा जी, चापलूसी तो कैसे ही कहेंगे? सभी दलों में ऐसा है, बड़े नेताओं के कुछ न कुछ करीबी हैं, बड़े नेताओं के करीबियों को टिकट मिलता है। युवाओं को भी ऐसा नहीं कि मौका नहीं मिलता, युवाओं को भी पहली बार चुनाव लड़ने का मौका भी मिलता है। तो ये चापलूसी या रहमो करम तो इसको नहीं कहेंगे, फिर तो ये सभी दलों में है। अगर ये चाटुकारिता है तो फिर सभी दलों में। जनता के मन में जगह बनाने की बात है ना, जनता के मन में जगह बनाएंगे तो ही तो उनको जनाधार मिलेगा ना। जनता के मन में तो जगह बनाया नहीं, लेकिन कांग्रेस के जो आका है उनके मन में जगह बना ली, तो आपको टिकट तो मिल गई। लेकिन किस बिना पर टिकट आप लड़ाई लड़ेंगे, किस बिना पर लड़ेंगे? कांग्रेस ने जो घोटाले किए देश के अंदर, जो हरियाणा राज्य की जनता त्रस्त थी, युवा त्रस्त थे, किसान त्रस्त थे, महिलाएं त्रस्त थी, सुरक्षा के नाम पर अभी कमल जी आपके सामने एक बात रख रहे थे और दिव्यांशु जी ने भी ये बात रखी कि कांग्रेस के समय में मैं हांसी विधानसभा से आती हूँ, वहां पर दिन दहाड़े फिरौती मांगी जाती थी, दिन दहाड़े मर्डर हो जाता था बाजार के बीच में। जिस दुकान पर 25-25, 20-20 कस्टमर खड़े होते थे, उसके मालिक को दिन दहाड़े गोली मार दी जाती थी। और आज ये सुरक्षा की बात करते हैं यहाँ पर बैठकर। मैं हांसी में हूँ, रही हूँ, मैं हांसी से हूँ, मैं आज भी हांसी रहती हूँ, लेकिन बाजार के अंदर 7 बजे दुकानें बंद हो जाया करती थी कांग्रेस के समय में, हुड्डा जी के समय में। तब ये लोग कहाँ थे सुरक्षा की बात करने वाले, कानून व्यवस्था की बात करने वाले, पुलिस की चौकसी बंद करने वाले? बात आज करते हैं सुरक्षा के मामले में। हरियाणा राज्य में एक भी अगर फिरौती मांगी गई हो, एक भी मर्डर अगर हांसी में हुआ हो, चलिए आप केवल हांसी की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि क्राइम को लेकर बहुत आदर्श हो गए हैं हालात, ऐसा भी नहीं है। हालांकि ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सभी सरकारों को काम करना होता है कानून व्यवस्था को लेकर। मैं जादव जी को चर्चा में जोड़ रही हूँ। बहुत मंथन किया कि कांग्रेस ने, क्या लग रहा है कामयाब हुआ कि मजबूत उम्मीदवार दे पाई है हरियाणा में? नहीं, देखिए ऐसा है कि प्रथम दृष्टया तो लग रहा है कि मजबूत कैंडिडेट आए और काफी मंथन के बाद कांग्रेस नेतृत्व ने भी मंथन किया है, तमाम सर्वे रिपोर्ट, आंतरिक रिपोर्ट और जिस तरह से हरियाणा के कांग्रेस नेताओं की सिफारिशों, उस सब बातचीत के बाद, मंथन के बाद प्रत्याशी तय हुए हैं। तो जादव जी आएंगे आपके पास। कैप्टन अजय यादव कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी कैप्टन साहब, कैसे देख रहे हैं कांग्रेस की लिस्ट को, और ऐसा क्या हुआ है कि आपका ही जो आपका क्षेत्र है, गुरुग्राम की हम बात करें, केवल उसी सीट को होल्ड किया गया है? क्या वजह उसके पीछे? अब इसके बारे में तो मैं क्या कह सकता हूँ। तो अपनी तरफ से हमने अपना आवेदन दे रखा है, पार्टी कहेगी तो लड़ेंगे, और जो भी पार्टी ने फैसला लिया है वो सोच समझ के लिया होगा फैसला। इसके बारे में क्या कह सकता हूँ। आपने बयान दिए थे अब से 2 दिन पहले, आपने नाराजगी 1 से 2 दिन से आपकी देखने को मिल रही राजबब्बर के संभावित नाम को लेकर। क्या आपकी नाराजगी तो वजह नहीं है कि पार्टी फिर से मंथन कर रही है कैप्टन साहब? अच्छा जी, पार्टी जो है सर्वे देखती है और सब कुछ देखती है, बैकग्राउंड देखती है, किसने काम किया है, किसने काम नहीं किया है, उसके बाद ही तो फैसला करती है ना। तो सर्वे में आप खुद को कहाँ पाते हैं? ये तो जितने भी सर्वे हुए हैं उसमें सबसे ऊपर नाम मेरा है सर्वे में। तो उम्मीद है आपको टिकट की? क्योंकि अभी लिस्ट की बात करें तो भूपेंद्र हुड्डा की एक तरफा चली, ये भी सबको समझ आ रहा है। देखिए ऐसा है कि जो है ना, चलने की बात होती है हाईकमान। हाँ, कोई भी जो है, मुख्तार प्रसाद जो है उनको टिकट मिली है कि नहीं फरीदाबाद से? हाँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब पार्टी ने मिलकर मंथन हुआ है और मंथन के बाद जो है वो बाकी थोड़ा सा 1-2 जगह थोड़ा आश्चर्यजनक जो है टिकटें दी है। जैसे मैं उसके बारे में ज्यादा स्टेटमेंट करना नहीं चाहता। आप तो बेबाकी से, साफगोई से बोलते हैं कैप्टन साहब, 1-2 जगह कौन सी ऐसे हैं? नहीं, अभी समय बेबाकी का बोलने का नहीं, अभी समय जो है, अच्छा, जो पार्टी ने फैसला किया है ठीक है, उसके साथ चलने का।
हाँ, अभी तो गुरुग्राम का इंतजार भी आप कर रहे होंगे। अच्छा, आपके साथ लगती जो सीट है भिवानी महेंद्रगढ़, वहां रावदान सिंह के आने को कैसे देखते हैं? क्योंकि जातिगत समीकरणों की बात करें, बखूबी साधे हैं कांग्रेस ने, वहां से भी अहिरवाल समुदाय से आने वाले रावदान सिंह है, साथ लगती सीट पर आप भी दावेदारी कर रहे हैं। इससे आपकी दावेदारी कमजोर हुई या मजबूत हुई है उनके आने से, या कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है? नहीं, रावदान सिंह को टिकट दी है तो आपने कुछ सोच समझ के पार्टी दी होगी। वहां तो वैसे तो किरण भी बहुत मजबूत की बेटी श्रुति बहुत मजबूत थी। हाँ। लेकिन अगर पार्टी ने चल दिया राम सिंह के लिए क्या किया जाए? ठीक, क्या किया जाए? दोनों को कैसे देखते हैं आप, रावदान सिंह या श्रुति? क्योंकि श्रुति भी 2 बार से हार रही थी कैप्टन साहब। नहीं, मैं पे प्रश्न चल नहीं लगा रहा। जो पार्टी ने फैसला लिया है। उधर हिसार की बात करें तो ब्रिजेंद्र सिंह जो कि बीजेपी छोड़कर एकाएक कांग्रेस में आते हैं, उनका भी टिकट कटा है, उन्हें भी टिकट नहीं मिला है दरअसल। कैसे देख रहे हैं आप इसे? अब साहब इसके बारे में मैं क्या कहूँगा, मैं उसकी प्रतिक्रिया में था, इलेक्शन प्रतिक्रिया में, और ना मेरे को कोई किसी ने पूछा किसको कहाँ से टिकट लेनी है। इसमें जो 6 लोग थे वही उनमें डिस्कशन हुआ था, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे और अपने उदयभान जी थे, बाबरी जी और भगचंद दास और शैलजा जी और सुरजेवाला जी थे। अब उनके अंदर क्या बातचीत हुई है उसका ब्यौरा तो वही दे सकते हैं मुझे तो। अच्छा कैप्टन साहब, आपका अनुभव क्या कह रहा है, इन उम्मीदवारों के साथ कांग्रेस कितनी सीटें जीत सकती है, कितनी सीटों पर टक्कर दे सकती है? देखिए जी, पिछली बार तो हमारा जो है 4-0 था। इस बार हमारा बेहतरीन प्रदर्शन होगा। बीजेपी हाँ जी पिछली बार से अच्छा हमारा जो है परफॉर्मेंस हमारी पिछली बारी से काफी अच्छा होगा। नहीं, पिछली बार से अच्छा तो एक भी तो पिछली बार से अच्छा होगा ना, 1 सीट जीती तो भी। बीजेपी तो कह रही है 10 जीतेंगे हम, क्या आपका इस तरह का कोई दावा है? देखो जी, ऐसा कभी दावा नहीं करना चाहिए। हाँ। कि हम 10 की सीट में, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम सीट हम जीतेंगे। मैक्सिमम। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। कैप्टन अजय यादव को आपने सुना। यादव साहब, कैप्टन साहब को सुन रहे थे आप, मिलीजुली बातें कर रहे हैं, हालांकि बहुत खुश भी नजर नहीं आ रहे हैं वो। उनका कहना है कि मैं चयन प्रक्रिया में शामिल भी नहीं था, 1-2 सीटों पर मुझे आश्चर्य हुआ कि, हालांकि कहना है कि अभी ये बोलने का समय सही नहीं है। यानी ये भी इंतजार कर रहे हैं कि गुरुग्राम को लेकर पार्टी हाईकमान क्या फैसला लेती है, उसके बाद ही अपने तेवर दिखाते हैं। हाँ, देखिए गुरुग्राम के वो खुद भी दावेदार हैं और वो इस बात से भी नाखुश थे कि राजबब्बर जी का जो नाम चल रहा था, तो उनका ये कहना था कि फिर अगर अभिनेता को ही देना है तो उसको ऋतिक को दे दो, उनको दे दो और कैटरीना कैफ को दे दो, कुछ इस तरह के नाम उन्होंने सुझाव दिए थे। वो नाराजगी थी। तो मैं समझता हूँ कि अब ठीक है कि व्यक्तिगत किसी नेता का अपना एक राय और नाराजगी हो सकती है, लेकिन कांग्रेस ने इतना लंबा मंथन किया है हरियाणा के कैंडिडेट्स को लेकर। मैं समझता हूँ जो खबरें निकल कर आती हैं कि किसी राज्य के और कैंडिडेट्स के लिए कांग्रेस ने इतना लंबा मंथन नहीं किया। कई स्तरों पर मंथन हुआ कि केंद्रीय चुनाव समिति ने मंथन किया, फिर वो सब कमेटी बना दी गई, उसने मंथन किया, फिर खड़गे साहब को रिपोर्ट सौंप दी गई, फिर खड़गे साहब ने मंथन किया, फिर दोबारा मंथन हुआ सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में, और इसके बाद जो है डिक्लेरेशन हुआ है। और ऐसी एक निराशा सी छा गई थी कार्यकर्ताओं में कि पार्टी शायद चुनाव लड़ने में हिचकिचा रही है और नेता जो है टिकट थामने को तैयार नहीं है, इस तरह की धारणाएं भी बन रही थी। तो मैं समझता हूँ इतना गहराई से मंथन किया गया है तो कांग्रेस हाईकमान ने वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य और पब्लिक सेंटीमेंट, जन भावनाओं को ध्यान में रखकर ही फैसला किया है। और उसमें आंतरिक सर्वे रिपोर्ट भी शामिल है, तो नेताओं की रिपोर्ट भी शामिल है, और हाईकमान खुद भी देखता है, उनके नेता भी देखते हैं, तमाम जो है ग्राउंड लेवल पर आते हैं। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा भी हुई है तो उन्होंने भी देखा कि ग्राउंड पर क्या हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि उसके आधार पर फैसला हुआ है, क्योंकि अभी जो है जो महत्वपूर्ण मुद्दा है राजनीतिक दृष्टि से वो महंगाई और बेरोजगारी है। मुझे लगता है कि हरियाणा में कुछ युवाओं को टिकट मिला है, पुराने नेताओं को एक तरह से उनकी जगह बदलते हुए युवाओं को अगर टिकट दिया गया है तो मुझे लगता है कि इस बात का ध्यान रखा गया है कि अभी बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है और महंगाई भी बड़ा मुद्दा है
तो जो युवा नेतृत्व वो इन मुद्दों पर संघर्ष करते रहे, तो नेतृत्व में संभवतः ये माना है हाँ। कि वो आम जो नया मतदाता है, जो अभी इस चुनाव में जुड़ा है, और जो युवा वर्ग है, उस तक में एक मजबूत मैसेज पहुंचाने में, संदेश पहुंचाने में युवा वर्ग, युवा नेतृत्व सफल रहा है, इसलिए युवाओं पर भरोसा किया है। ठीक है। अब केवल रोहतक की बात करें तो दीपक जी, बिरला बोलिए। ने पिछली बार भी कड़ी टक्कर दी थी, बिल्कुल। जबकि चलिए कि 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जी, लेकिन वो नॉमिनल 7,500 वोटों से हारे। लेकिन अब तो एंटी इनकम्बेंसी बढ़ गई है और उन्होंने अपनी तैयारी भी की है। बिल्कुल। तो मैं समझता हूं कि रोहतक की सीट पर वो काफी मजबूत होकर उभरे हैं। बिल्कुल दीपेंद्र हुड्डा, बिल्कुल देखिए पूरे कार्यकाल के दौरान ही हम बात करें, हालांकि अब तो राज्यसभा सांसद के जनता के बीच रहे हैं, कांग्रेस भी दावा करती है इस बात को लेकर। केवल जी, आपने सुना कैप्टन अजय यादव को हैरान हो रहे हैं 1-2 सीटों को लेकर, क्या आश्चर्य हो रहा है कि मुझे कैसे इन उम्मीदवारों को टिकट मिल गया है। पिछली बार 0 पर आप लोग रहे थे, पिछली बार से अच्छा प्रदर्शन होगा, अब तो 1 सीट भी जीती तो भी अच्छा ही होगा। तो क्या सभी नेताओं को साथ ला पाएंगे ऐसे? इससे पहले राजभर के संभावित नाम को लेकर भी बयान दे चुके हैं। देखिए, उन्होंने ये भी साथ में एक वर्ड कहा जो आपने शायद नहीं कहा, कि उन्होंने कहा मैं कोई प्रश्न चिन्ह किसी भी नेता पे नहीं लगाना चाहता। तो जो अगर कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है तो वो बात समझी जाती है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कोई प्रश्न चिन्ह किसी के ऊपर नहीं लगाना चाहता। जो हाईकमान ने किया है वो सही किया है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो अभी कैंडिडेट आए हैं वो जीतने वाले कैंडिडेट है, ये भी कह दिया उन्होंने। और मैं दावा ये नहीं करता कि सारे जीतेंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि पहले से परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। तो अच्छे परफॉर्मेंस का मतलब तो आप समझते ही होंगे कि अब हम जीतने वाली लाइन पे हैं और मोदी जी हारने वाली लाइन पे है, जो कि मैंने पहले भी कहा था। लेकिन आपको एक चीज इसमें ये कहना चाहता हूँ, हर नेता की अपना व्यक्तित्व, अपनी बात होती है, लेकिन जो मूल भावना प्रदेश की है, जो जनता की भावना है, मैं उसके नाते ये बात आपको कह सकता हूँ कि इस समय जो ग्राउंड हालात है वो ये है कि लोग जो है इनको चलता करने में मोदी जी को अब तैयार बैठे हैं। आपने हर इलाकों में देख लिया बीजेपी का विरोध कितना है। इलाकों के अंदर किसान विरोध कर रहे हैं, कर्मचारी विरोध कर रहे हैं, आप ये देखिए छोटे दुकानदार विरोध कर रहे हैं। हर आम आदमी बीजेपी का विरोध क्यों कर रहा है? क्योंकि इन्होंने प्रताड़ित किया उन लोगों को, सिर्फ धर्म जातियों में देश को बांटा है। अगर आप इतना प्रताड़ित करेंगे देश को, अल्टीमेटली फिर आपका जाना तय हो जाता है। तो अब जो है एक एंटी इनकम्बेंसी, जो कि अभी जादौन जी ने भी कहा, एंटी इनकम्बेंसी अलग बात है, लेकिन प्रताड़ना करना अलग बात है। केवल जी, आप बने रहिए हमारे साथ। सोनीपत से बीजेपी उम्मीदवार मोहनलाल बड़ोली भी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी जी, नमस्कार जी। आपके कांग्रेस की लिस्ट आ गई है, कितना दिलचस्प देख रहे हैं मुकाबले को? सतपाल ब्रह्मचारी आपके सामने कांग्रेस से। ये दो विचारधाराओं का राजनीतिक जो आज परिदृश्य आप सबके सामने है, और दोनों विचारधाराएं देश में चुनाव लड़ रही है। इसमें व्यक्ति का चुनाव नहीं है, इसमें तो विचारधारा का चुनाव है। एक विचारधारा देश को मजबूत बनाने की विचारधारा, सबको न्याय देने की विचारधारा, किसानों का सम्मान करने की विचारधारा, कर्मचारी का सम्मान करने की विचारधारा, सबका सम्मान, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, जो भारतीय जनता पार्टी का लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मूल मंत्र है, सबको न्याय देना। और एक विचारधारा कांग्रेस की है जो इस देश को बांटने का काम करती है। जातिवाद का, धर्म का, जिस प्रकार से कांग्रेस से सहारा लेके इस नहीं बड़ोली साहब, ठीक है, विचारधारा, पीएम का चेहरा, ये तो तमाम बातें हैं ही, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर अगर उम्मीदवार की बात करें, एक तरफ आप थे, एक तरफ सतपाल ब्रह्मचारी हैं। जातिगत आप बात कर रहे हैं कांग्रेस को लेकर, तो आपके ही समुदाय से आते हैं सतपाल ब्रह्मचारी, तो उम्मीदवार को लेकर भी कुछ कहे ना, क्योंकि आप लोग अब तक कह रहे थे कि कांग्रेस डर रही है, कांग्रेस के उम्मीदवार मैदान में नहीं, अब तो आ गए हैं ब्रह्मचारी। कांग्रेस का उम्मीदवार यहाँ वो उत्तराखंड की राजनीति की है, अब वो ये नए आए हैं, यहाँ लोगों से उनका परिचय होगा और लोग उनको समझेंगे। मैं तो लोगों के बीच में रहा हूँ, यही राजनीति की है, सोनीपत का हूँ। अब वो उम्मीदवार लेके आए हैं, वो तो कांग्रेस के लोग की सोच के साथ लेके आए हैं। वही मैंने कहा, ये विचारधारा की लड़ाई है। जिस सोच के साथ ब्रह्मचारी जी अच्छे आदमी है, बढ़िया आदमी है, अब वो यहाँ सोनीपत चुनाव लड़ने के लिए आए, उनका स्वागत है। मोहनलाल जी,
क्योंकि जब भी हम कांग्रेस से बात करते हैं तो यूं तो दावा सभी 10 सीटों का आप लोग भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, इंडी गठबंधन 10 सीटें जीतेगा, लेकिन रोहतक और सोनीपत को लेकर कांग्रेस बड़ी मजबूती से दावा करती है। ये हरियाणा प्रदेश की जनता ने पहले भी 10 की 10 सीटें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झोली में डालने का काम किया, और अब फिर 10 की 10 भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जनता जनार्दन आशीर्वाद देने का काम करेगी, और बहुत बड़े और बड़ी जीत के साथ तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बढ़ेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बढ़ेंगे। मोहनलाल जी, कांग्रेस की हम बात करें, देखिए जातिगत समीकरणों को भी साधा गया है। जाट समुदाय को लेकर कांग्रेस यूं ही आश्वस्त रहती है कि हमें वोट करेगा। ये ब्राह्मण समुदाय से आगे यानी नॉन जाट का वोट लेने का भी प्रयास किया गया है। ये जींद से आते हैं, जींद का वोट लेने का भी प्रयास किया गया है। सोनीपत में हुड्डा मजबूत है, खुद ही कांग्रेस दावा करती है। तो जातिगत समीकरणों और क्षेत्रवाद का जो समीकरण है उसे साधने की कोशिश की गई है सतपाल ब्रह्मचारी के चेहरे के माध्यम से, क्या कहेंगे? ये जो जातीय और समीकरण की आप बहन जी आपने बात की है, ये कांग्रेस का पुराना चाल चरित्र चेहरा कांग्रेस का पुराना है। बांटो और राज करो, जो अंग्रेजों ने जो नीति अपनाई बांटो और राज करो, वही कांग्रेस पार्टी ने किया है, देश के साथ धोखा किया है। देश की जनता जानती है, आज सभी लोग जागरूक है, मतदाता बहुत जागरूक है, वो इस देश को मजबूत बनाना चाहते हैं, और जो देशभक्त लोग हैं वो इस देश के लिए चुनाव है, ये एक विचारधारा का चुनाव है, और इसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत के साथ अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार, ये लोगों के मन में बैठ चुका है। लोग निर्णय कर चुके हैं। 102 सीटों पर पहले चुनाव हुआ है, तब आपने देखा है। दूसरे चरण का मतदान आज है, उसमें आप सब देखेंगे। आज पूरे देश की जनता, 140 करोड़ जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, वो बनाएंगे बड़े बहुमत, क्योंकि अभी तक देखिए मुकाबला तो कांग्रेस से ही होना था, पिछली बार भी बड़े अंतर से थी, लेकिन कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी। आप भी प्लान भी लेकर चल रहे होंगे कि ये उम्मीदवार अगर आते हैं तो ये रणनीति होगी, अगर सतपाल ब्रह्मचारी को उतार दिया जाता है तो ये रणनीति होगी। क्या कोई बदलाव करने वाले हैं चुनाव कैंपेनिंग जिस दिशा में जा रही है उसे लेकर? और घटेगी, कांग्रेस बढ़ेगी नहीं। कांग्रेस की जो सीट 2019 में आई थी उससे भी बहुत नीचे जाएगी, बहुत डाउन जाएगी, और कांग्रेस की विचारधारा कुछ भी नहीं है, देश को तोड़ने की विचारधारा कांग्रेस की है, लोग सब जानते हैं। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। मोहनलाल बडोली को आप सुन रहे थे, बीजेपी के उम्मीदवार हैं और इनके सामने आ गए हैं सतपाल ब्रह्मचारी। ढींगरा जी, इन्होंने एक बात तो ये उठाई है कि ये सोनीपत में रहे नहीं है, ये उत्तराखंड की राजनीति करते रहे हैं। इनके पास पीएम का चेहरा भी है, इनके पास मजबूती से पिछली बार का दावा भी है कि पिछली बार भी बड़े अंतर से हमने सोनीपत को जीता था। क्या कहेंगे केवल जी? देखिए, चुनाव मुद्दों पे होता है। इन्होंने एक मुद्दे का जिक्र किया, मोदी जी का कहना है सबका साथ सबका विश्वास। अब ये बताएं, धर्म जातियों में तोड़ने वाले ये कह रहे हैं सबका साथ सबका विश्वास। विश्वास जीता किसका? जनता का तो जीता नहीं, अपने मन की बातें सुनाई है। अगर जनता की बात की होती तो फिर तो 2 करोड़ रोजगार हर साल दिए होते, 20 करोड़ रोजगार दिए होते। जनता तो ये चाहती है, जनता ये भी चाहती है कि 100 स्मार्ट सिटियां देश को मिले। जनता ये भी चाहती थी कि हम जो है आएंगे तो जो है अच्छे दिन लेकर के आएंगे, वो भी नहीं आए। जनता ये भी चाहती थी कि जो मोदी जी ने स्वामीनाथन की C2 फॉर्मूला लागू करने की बात करी थी वो लागू करते, वो तो किया नहीं। जनता को सिर्फ धर्म जातियों के अंदर बांटने वाले ये कह तो रहे आप हैं लोगों कि पर आरोप लगा रहे थे, जातिगत आधार पर बांटने के आरोप लगा रहे थे अभी मोहनलाल बडोले। हाँ, यही तो कह रहे थे, बांटो और राज करो। तो बांटो और राज करो तो इन्होंने किया, और वो तो वही तो मैं बता रहा हूँ आपको कि किस तरह से किया। इन्होंने ये कहा कि धर्म जातियों में हरियाणा में जाट वर्सेस नॉन जाट किसने पैदा किया? जो राजकुमार सैनी थे, भारतीय जनता पार्टी के MP थे, और जो शुरुआत करी थी वो वहां से हुई थी। और पूरे हरियाणा के अंदर खट्टर साहब ने पुलिस की गोलियां चलवा करके 35 आदमियों को छाती और माथे पे गोलियां चलाई। किसने चलवाई? खट्टर साहब कौन थे? बीजेपी के चीफ मिनिस्टर थे हरियाणा के। चले तो उसमें भी आरोप होता है कि उसके पीछे कौन सी पार्टी थी, उसमें आप लोगों पर भी आरोप बीजेपी लगाती रही, आप लोग बीजेपी पर आरोप लगाते रहे, ठीक है। नेहा जी, मैं बीजेपी को चर्चा में जोड़ रही हूँ। नेहा जी, आप चूंकि हांसी से हैं, हिसार की हम बात कर लेंगे आपसे। रणजीत सिंह है और उनके सामने 3 बार के हिसार के सांसद रहे जयप्रकाश JP आ गए हैं, 8वीं बार हिसार से मैदान में हैं।
और बड़ी बात ये भी है कि जेपी के अलावा बाकी जो 3 उम्मीदवार के 3 अलग अलग दलों से तीनों ही चौटाला परिवार से हैं, जिसका कहीं ना कहीं फायदा जेपी को मिल सकता है। कैसे आप देख रहे हैं? आवाज मिल रही है क्या धवन जी आपको? बोलिए। नेहा जी तक आवाज जा रही है मेरी? पीसीआर, हाँ जी ज्योति जी, आपको आवाज मिल, आपने सवाल सुना नेहा धवन जी? मैं हिसार को लेकर बात कर रही हूँ। ब्रिजेंद्र सिंह को टिकट नहीं मिला है कांग्रेस से, ब्रिजेंद्र सिंह को नहीं मिला है। अभी आवाज आई। ठीक है, मैं सवाल रिपीट कर दे रही हूँ। जयप्रकाश जेपी जो कि 3 बार के सांसद रहे हैं, 8वीं बार हिसार से मैदान में हैं, उनके अलावा 3 जो उम्मीदवार हैं 3 अलग अलग दलों से, तीनों ही चौटाला परिवार से हैं, जिसका फायदा कहीं ना कहीं जेपी को मिल सकता है। तो किस तरह की फाइट आप देख रहे हैं हिसार में? देखिए ज्योति जी, हिसार लोकसभा क्षेत्र मेरा भी है, मैं हिसार से ही आती हूँ। जहां तक आप बात कह रहे हैं जेपी जी का जो जनाधार था, वो जनाधार जो है वो कुछ विधानसभाओं तक, 1-2 विधानसभाओं तक सीमित है। पूरे हिसार लोकसभा क्षेत्र की जो 9 विधानसभाएं हैं, उनमें उनका वर्चस्व नहीं है। जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की, मैं कांग्रेस के विषय में ज्यादा नहीं कहूंगी, क्योंकि जग जाहिर बात है हिसार की जनता भी इस बात से त्रस्त थी। इसीलिए हिसार की जनता ने, और मैं कहूंगी हरियाणा की सभी लोकसभा सीटों पर आप देखें, इतना बड़ा मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन जो हरियाणा प्रदेश की जनता ने किया है, वो बहुत ही काबिले तारीफ बात रही थी। और उसको बीट कर पाना 2024 में भी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं देश के लिए, हरियाणा प्रांत में जो माननीय मनोहर लाल जी ने जो काम किए थे, और अब आगे नायब सिंह सैनी जी क्योंकि आप भी हिसार से ही हैं, हांसी से ही हैं, आप हांसी से ही हैं, आप ज्यादा है कि जनता ग्राउंड पर देखती है। आपको आवाज मिल रही है? आप हांसी से ही, आप ग्राउंड पर स्थिति को बहुत करीबी से देख रहे हैं, बेहद करीबी से आप देख रहे हैं। रणजीत सिंह चूंकि कुछ ही मिनट्स पहले आए थे, पहले भी हमने कई डिबेट की, बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए, उनको भी इस बात को लेकर शंका है। एक बयान भी दिया गया कि बीजेपी नेताओं का साथ नहीं मिल पा रहा है। कल सुबह कुलदीप बिश्नोई से मुलाकात सीएम करते हैं, तो क्या बीजेपी के तमाम नेताओं का साथ रणजीत सिंह को मिल पाएगा? आप जयप्रकाश जेपी की कहते हैं कि कुछ ही हलकों में सांसद भी रहे हैं, यहां से केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, मजबूत उम्मीदवार तो हैं। देखिए जेपी जी को हमने अभी हांसी में कभी नहीं देखा। पिछले अगर मैं 10 वर्षों से देखूं या मैं 15 वर्षों की बात करूं, तो मैंने जेपी जी को शायद एक भी सामाजिक कार्यक्रमों में हांसी में नहीं देखा है। मुझे लगता है कि भिवानी खेड़ा में भी जेपी जी शायद ही पिछले 10 वर्षों में किसी एक सामाजिक या राजनीतिक कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। रणजीत सिंह हिसार के लिए, ठीक है मैडम, रणजीत सिंह हिसार के लिए बाहरी है, मैं कांग्रेस हिसार के लिए बात कर रही थी। जहां तक मैं रणजीत सिंह की भी बात कर रही हूँ, मुकाबला तो उनसे ही है ना। ये तो आदमपुर का रिसेंट, आदमपुर का इन्होंने बड़ा मजबूती से चुनाव वहां लड़ा है। बोलिए। आपका ऑडियो कॉल कट चुका है। चलिए मैं पीसीआर को कहूंगी एक बार फिर से इनका फोन कनेक्ट किया जाए। आएंगे आपके पास नेहा जी। जादौन साहब, हिसार को लेकर क्योंकि हम बात कर रहे थे, हिसार की आपसे चर्चा। ब्रिजेंद्र सिंह उम्मीद के साथ तो गए थे, लेकिन ना बीजेपी के रहे, ना कांग्रेस में कुछ मिल पाया। कैसे आप देख रहे हैं वीरेंद्र सिंह परिवार की स्थिति को? नहीं, देखिए वीरेंद्र सिंह जी परिवार क्या अति महत्वाकांक्षी हो गए हैं, तो उनको किसी तरह का कोई सब्र नहीं रहा। उनको लगा कि अब वीरेंद्र सिंह जी को टिकट नहीं मिलेगा, तो फटाफट उन्होंने कांग्रेस में चली। अब कांग्रेस में भी फिर ये हाल हुआ कि उनको टिकट नहीं मिला। तो अब ये है कि पहले भी वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए थे, चलिए उस समय केंद्रीय मंत्री पद मिल गया और टिकट मिल गया। तो मैं समझता हूँ कि वो एक जगह ठहराव नहीं है, उनको उतावले हो जाते हैं। उनको लगता है कि मेरी उपेक्षा हो रही है और मेरे जो राजनीतिक गोल्स हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे, वो चले गए। अब कांग्रेस में भी ये करते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने भी तो निष्ठाओं को जांचा है, परखा है, उन्होंने देखा है कि स्थिरता क्या है। वो उनको लगा कि कांग्रेस को भी लगता है कि ये पहले चले गए थे, अब फिर वापिस आ गए, क्योंकि इनको तुरंत राजनीतिक लाभ चाहिए। तो ये स्थिति है। अब ये है कि वहाँ रणजीत चौटाला आ गए, फिर वो जेपी को उतारा जा रहा, तो चौटाला परिवार के वोटों का बुरी तरह से बंटवारा होने वाला है। रणजीत सिंह जी हैं तो नैना चौटाला है, तो नैना चौटाला, जो भी उनका प्रभाव है चौटाला परिवार का, वो आपस में विभाजित हो जाएगा। हाँ। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए जेपी जयप्रकाश जी जेपी को टिकट दिया है। वो 3 बार के सांसद हैं, प्रभावशाली भी। आदमपुर का भी चुनाव उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, तो वो काफी वो लगातार ये भी कह रहे थे कि मैं इस क्षेत्र में काम करता रहूंगा।
और मैं समझता हूँ कि वो करते ही रहे होंगे। तो कांग्रेस वहाँ इस तरह से जो वोटों का जो बंटवारा हो रहा है उससे कांग्रेस की स्थिति कुछ मजबूत बनती है। और वो जयप्रकाश ने भी अपनी छवि जुझारू और क्षेत्र के लोगों के लिए काम करने की जो छवि बनाई है उसका लाभ कांग्रेस को मिल सकता है। तो ये स्थिति। नेहा जी का फोन जोड़ दिया है क्या? नेहा जी, हिसार को लेकर एक टिप्पणी आपके। जी, मैं अपनी बात कंटिन्यू करती हूँ। मैं जिस आधार पर जेपीजी की ये बात रख रही थी वो आधार ये है कि चौधरी जो चौटाला साहब हैं वो पिछले 10 वर्षों से हरियाणा सरकार में लगभग हमारे साथ रहे और उन्होंने सरकार के साथ में बिजली मंत्री के रूप में काम किया। और पिछले 10 वर्षों में शायद ही कोई ऐसी जगह होगी हिसार लोकसभा क्षेत्र की जहां पर उन्होंने जनता दरबार ना लगाया हो, लोगों के बीच में ना रहे हो, उनकी समस्याओं का समाधान ना दिया हो। चलिए इसी तो पिछले 10 वर्षों की जो कॉन्टिन्यूटी है वो चौटाला साहब की हरियाणा हिसार लोकसभा क्षेत्र में रही है। ठीक है केवल जी, क्योंकि अलग अलग सीटों की हम बात कर रहे हैं। अब जब हुड्डा साहब की चली ही है अंदर से तो आप भी जानते हैं, उनके काफी प्रशंसक हैं आप, करीबी हैं आप भी, तो अब जब हुड्डा साहब की चली ही है, उनके पसंदीदा लोगों को टिकट दे दिया गया है, तो जिम्मेदारी और चुनौती भी डबल हो गई है। अब इन उम्मीदवारों को जिताना भी एक चुनौती है, अब दूसरे नेताओं को साथ लाना भी एक चुनौती है। ये भी परीक्षा होगी हुड्डा साहब की, ताकि विधानसभा में भी उनको फ्री हैंड मिल पाए, जिसके लिए वो प्रयास करेंगे। देखिए, सवाल ये है कि हरियाणा में हुड्डा साहब सीएलपी लीडर है, उदय भान जी कांग्रेस प्रेसिडेंट है और बाकी के सभी नेता जो हैं वो हमारे बने रहिए हमारे साथ, नेता हैं। केवल जी आप बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस के फरीदाबाद से उम्मीदवार महेंद्र प्रताप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर प्रताप जी। बड़े कद के नेता आप हैं, काफी अनुभव आपको है, लेकिन मुकाबला है कृष्णपाल गुर्जर से। और ये इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि पिछली बार की जो जीत थी कांग्रेस से, बहुत बड़ी जीत उनकी थी, बहुत बड़ा मार्जिन उनका था। किस तरह की चुनौती आप देख रहे हैं? पिछली बार के क्या सर्कमस्टांसेस थे, देश काल की परिस्थिति क्या थी, ये आप जानते हैं या नहीं जानते? आपसे सवाल कर रहा हूं मैं। बिल्कुल जानती हूँ, मैं पिछली बार की भी परिस्थितियां जानती हूँ, इस बार की भी जानती हूँ। जानती हो तो मेरे ख्याल फिर ज्यादा सवाल नहीं करना चाहिए। अच्छा। पिछले दफे की परिस्थितियां छदम राष्ट्रवाद के नाम पर दूसरा जुमला था जो पुलवामा का चल गया और चारों तरफ से एक ऐसी वातावरण क्रिएट हो गया, राष्ट्रवाद जो आज जिसकी सारे खुल चुका है। सतपाल मलिक जी के बयान के बाद तो मेरे ख्याल में कोई चीज रह नहीं गई कि पहला जुमला 15 लाख और काला धन वापस, दूसरा जुमला हो गया पुलवामा, तीसरा जुमला भी एक और चलने की कोशिश की, वो भी नहीं है। तो भैया उन समय की परिस्थितियां में आज में बहुत अंतर है। आज वही जो चारों तरफ एक ही आवाज हो गई थी, देश देश देश, आज इनके खिलाफ वातावरण है, व्यक्तिगत वातावरण खिलाफ है और डेवलपमेंट और पार्टी पॉलिसीज और डेवलपमेंट की स्थिति वो सारी खिलाफ है। आप ये बताइए, जो डेवलपमेंट के नाम पर तो बात करते नहीं, महंगाई के नाम पर बात करते नहीं, बेरोजगारी पे बात करते नहीं, करप्शन पे बात करते नहीं, कहाँ छेड़ देते हैं? नहीं कि भाई तुम्हारा ये क्या नाम है, मंगलसूत्र बिक जाएंगे, जायदादें बिक जाएंगी। ये कहाँ तक उचित है? ये निराशावादी शब्द है ये। इन चीजों की तरफ ये छोटी छोटी बातें, आज तक तो देश बिका नहीं, आजादी से बात तक यहाँ तक पहुंच चुका, ना कोई जमीनें कहीं दी गई, किस किस की छीन के दे दी, किस किस के सुहाग उतर के, सुहाग उजड़े तो आजादी में उजड़े हैं, सुहाग तो जो उन्होंने लहू दिया है। आप उनकी बातें करते हो, पता नहीं क्या हम ऐसी आग बोलना चाहते हैं। सामाजिक सद्भाव अगर किसी समाज का खत्म हो गया तो फिर मैं समझता हूँ देश पतन की तरफ से समाज पतन की तरफ जाता है। तो ये सारी परिस्थितियां आज की उनमें बहुत उलट है, दिन और रात का अंतर है। तो आप देखना ये रिजल्ट यही नहीं कह रहा मैं, देश में भी कितने उलट होंगे जिसका
अंदाजा कल्पना नहीं लगाएंगे। प्रताप जी, आपने अपने उत्तर की शुरुआत मुझसे सवाल पूछते हुए की कि पिछली बार क्या हालात थे। हालात हमने देखे पिछली बार पुलवामा वाला, ठीक आप कह रहे हैं। 2014 में हमने देखा मोदी का करिश्मा, मोदी की लहर चली। 2019 में पुलवामा अटैक के बाद देशभक्ति की एक भावना थी। लेकिन इस बार की परिस्थितियों की बात करें तो इस बार भी तो बीजेपी कह रही है ना 400 पार हम जीतने वाले हैं। बीजेपी तो इस बार भी दावा कर रही है। तो बीजेपी ये है एक साइकोलॉजिकल वार। साइकोलॉजिकल वार ऐसे है कि मनोबल को, जनता के को इस तरह से मंत्रमुग्ध करो, न कर इतने पार, हम तो इतने हुए बैठे हैं। जो कमजोर बेचारे हमारी तरह के कमजोर लोग होंगे ना कोई, वो भटक जाते हैं, पता नहीं रहे यार ठीक कह रहे हैं तो ये तो जीतेंगे, उधर फिसल जाते हैं। तो ये साइकोलॉजिकल वार है। आप बंगाल में कितना था, 200 पार था ना? आपसे पूछ रहा हूं मैं जी, 200 पार का कितना रह गया? नहीं, जब मैं फरीदाबाद की बात कर रही हूँ महेंद्र प्रताप जी, तो फरीदाबाद क्यों करते हो? मैं देश काल की सबकी बात कर रहा हूँ प्लीज। ठीक है, आप समझदार पढ़ी लिखी हैं। देश काल का तात्पर्य ये, वहाँ ये था, हरियाणा में था, फरीदाबाद में 75 पार था। तब तो बीजेपी की एज था, सरकार बन चुकी थी केंद्र में, और बीजेपी का एज था असेंबली में। और होते होते कितना रह गया? 40 रह गया 75 पार में। कांग्रेस को उम्मीद नहीं थी कब इतने ले लेंगे। आज तो स्थिति बिल्कुल विपरीत है हरियाणा में। ठीक है, देखिए अलग अलग जगह के चुनाव के अलग अलग समीकरण होते हैं, ये अध्यापक को भी जानते हैं। लेकिन मैं एक बार फिर से फरीदाबाद पर आते हुए, 2 बार जीते हैं और दोनों बार केंद्र में इनको मंत्री भी बनाया गया कि आप भी उसी समुदाय से आते हैं, ये भी उसी समुदाय से आते हैं। हाँ बिल्कुल, ये ठीक है। आप आश्वस्त हैं जीत को लेकर? कुल मिलाकर बात ये है। सुन लीजिए, पहले सुन लो, मैं भी उनसे अलग चल रहा हूँ, कृष्णपाल जी से। मैं उस समय बसपा से ही समझ लो, मेरा टिकट कांग्रेस ने काट दिया था और मैं लड़ा था, ये बीजेपी और इनेलो के उम्मीदवार थे और मैं 161 वोट से हारा था। बिल्कुल। और अगली बार, मैं देश काल की परिस्थितियों की बात कह रहा हूँ अब, अगली बार फिर कांग्रेस ने मुझे टिकट दे दिया और मैं 63,000 कुछ, तकरीबन 64,000 से जीता था। बिल्कुल अपने क्षेत्र में। तो भैया ये तो होता है, बस समय की वास्तविक वो है। आज जो स्थिति व्यक्तिगत भी और इनके काम के लिहाज से भी बहुत विपरीत है, दिन और रात का अंतर है। आज ये हालत है। बिल्कुल, देखिए 5 बार आप जीते भी, आपने कांग्रेस से भी लड़ा, निर्दलीय भी लड़ा, लोकदल से भी लड़ा, बीएसपी से भी लड़ा और इस बार भी आप दावा कर रहे हैं। एक बात, कांग्रेस के नेताओं को लेकर भी सभी साथ आ पाएंगे क्या महेंद्र जी? क्या ये चुनौती रहेगी? क्या एकजुटता से पूरे हरियाणा की मैं बात कर रही हूँ, कांग्रेस एकजुटता से चुनाव लड़ पाएगी? एकजुटता से लड़ेगी, ये ठीक है। अपने अपने लिए टिकट चाहना, अपने लोगों के लिए चाहना एक अलग चीज है। ये जो है अलग अलग ग्रुप्स, कहीं जो आप कह रहे हो ग्रुप उतने तक ही है, अपने अपने लोगों को चाहते हैं, अच्छे लोगों को टिकट दिलाया जाए। तो फैसले हो गए, सब एक है और इकट्ठे रहेंगे, इकट्ठे काम करेंगे, कहीं उनमें कोई ऐसी बातें नहीं होगी। शुक्रिया और बहुत शुभकामनाएं भी आपको चुनाव को लेकर। थैंक यू भैया, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े। महेंद्र प्रताप को आपने सुना, इनका दावा है कि ये चुनाव जीतने वाले हैं। केवल जी जिस बात का आप भी जिक्र कर रहे थे कि पिछली बार पुलवामा के बाद माहौल कुछ अलग था, इस बार कुछ अलग है, ये जीत का दावा कर रहे हैं फरीदाबाद से। देखिए, मैं वही कह रहा था कि ये अब जो मोदी जी की जो बातें हैं ना, वो सिर्फ जुमले साबित हो रहे हैं, क्योंकि ये अब जाने वाले हैं और इंडिया गठबंधन आने वाला है। और ये जो 400 की बात कर रहे हैं ना, ये इनकी 400 जाने वाली हैं। अब इनकी 400 सीटें जा रही हैं और इंडिया गठबंधन की आ रही हैं। इसलिए अभी जो इनके दावे थे वो फेलियर की तरफ है। भाजपा का जो 10 साल का शासन रहा, वो शासन नहीं था, वो कुशासन था। किस वजह से था? क्योंकि आपने सारे मुद्दों पे देख लिया, चाहे वो हमारे देश के जो लोग हैं, वो लोग चाह क्या रहे हैं और ये अपने मन की बातें कर रहे हैं। वो लोग चाह रहे हैं कि हमें रोजगार मिले, वो चाह रहे हैं हमें बिजनेस मिले, वो चाह रहे हैं हमें काम मिले। ये कह रहे हैं कि आपको ना काम मिलेगा, ना बिजनेस मिलेगा, ना कोई आपको लोगों को खाने की आजादी होगी, महंगाई बढ़ाएंगे हम और देश के ऊपर 205 लाख करोड़ कर्जा चढ़ाएंगे। अब देखिए, 205 लाख करोड़ कर्जा तो चढ़ा दिया, लेकिन देश की जनता के लिए कुछ नहीं किया। अग्निवीर योजना लेकर के आए, जो 4 साल के लिए आप हमारी फौज जो थी सीमाओं पे हमारी रक्षा करती है, उसको 4 साल के लिए उनको योजना लेके आए। तो जनता जो है वो सारी चीजों को अब देख रही है, उसको देख करके वोट देगी। और इस तरह से
जो जुमले ठीक है केवल छोड़ते जी, हैं बिल्कुल उन जनता जुमलों देख का रही, ठीक काम आप कह रहे हैं जनता देखकर ही वोट देगी, किसे देगी लेकिन 4 जून को साफ हो पाएगा। नया जी को कुछ कहना। नया जी देखिए, लिस्ट को लेकर चूंकि हम बात कर रहे हैं, एक बात तो ये तो दिखती है पहली नजर में कि हुड्डा साहब की चली जातिगत समीकरण साधे गए, लेकिन कुछ सीटों को देखकर लगता है कि सर्वे के आधार पर भी टिकट दिए गए हैं। जिनके जीतने की गुंजाइश कम थी उनका टिकट काटा है कांग्रेस ने, या फिर उनको नहीं उतारा है मैदान में, गंभीरता से लिया। ज्योति जी, आपकी बात का मैं जरूर जवाब दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं महेंद्र प्रताप सिंह जी और जो कंवल जी बात कर रहे हैं उसका छोटा सा जवाब देना जरूर चाहूंगी। आप विकास की बात करते हैं, आज पूरे देश भर में जो हाईवेज का नेटवर्क बना है, आप इसको विकास नहीं कहते? आज जो रेलवे कॉरिडोर्स बने हैं, आज रेलवे की व्यवस्था को पिछले 10 वर्षों में हमने सुधारा है। पिछले दिनों अगर आप देखें तो बहुत छुटपुट कोई 1-2 रेलवे की दुर्घटनाएं देखने को मिली, लेकिन उसके बाद उसका पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन करना, पूरे देश भर में रेलवे लाइंस को इलेक्ट्रीफाई करना, आपको ये विकास नहीं दिखता। आपको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे विकास नहीं दिखते, आपको देश में बने एम्स विकास नहीं दिखता, आपको देश में बने नए कॉलेजेस, नई यूनिवर्सिटीज विकास नहीं दिखती। आपको प्रदेश की जनता का जो अर्थव्यवस्था है भारत की, वो $5 ट्रिलियन की बनी, वो आपको नहीं दिखता है। आपको इंटरनेशनल लेवल पर आज G20 की जब हम मेजबानी करते हैं, आपको ये विकास नहीं दिखता है। आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बढ़ती साख, आपको विकास नहीं दिखता है। मुझे समझ में नहीं आती इनको कौन सा विकास देखना है और किस विकास की ये बात करते हैं। एक छोटी सी बात और कहूंगी कंपैरिजन की, 50 वर्ष से ज्यादा देश पर राज किया आपने केंद्र में, लेकिन फिर भी आपका आज भी मुद्दा वही गरीबी हटाओ का है। 50-55 वर्षों में आपने ऐसी नीतियां नहीं लाई जन कल्याणकारी जिसमें आप गरीबी हटा सके। आप महंगाई की आज भी बात कर रहे हैं, देश के आजाद होने के 75-76 वर्ष के बाद में आज भी आपको महंगाई का वो दिन याद नहीं आता जब मनमोहन सिंह जी के समय में 13.68% की महंगाई दर हो गई थी, लेकिन आज 5.8% की महंगाई दर आपको ज्यादा दिखती है। आपको वो पेट्रोलियम बॉन्ड नहीं दिखते जो देश में कांग्रेस छोड़कर गई थी कर्ज विश्व का। लेकिन जनता को सब दिख रहा है, जनता को सरकार का विकास भी दिख रहा है, जनता विपक्ष के आरोपों को भी सुन रही है, जनता पहले के हालात से अब की परिस्थितियों को भी कंपेयर कर रही है, और वोटर्स अपने विवेक से तमाम परिस्थितियों को देखते हुए, अध्ययन करते हुए, तुलना करते हुए वोट करेंगे। इस बात का भी हमें पूरा भरोसा है। दादुन साहब, आपसे आखिरी टिप्पणी चाहेंगे, अब किस तरह का मुकाबला होने जा रहा है? क्योंकि बीजेपी तो मैदान में थी ही, कांग्रेस के तमाम उम्मीदवार गुरुग्राम के अलावा सभी अब मैदान में आ गए, तो मानकर चलें कि अब जबकि करीब 1 महीना बचा है, तो अब हरियाणा में चुनाव प्रचार जोर शोर से दिखने वाला है। देखिए, इस बार कोई किसी तरह का भावनाओं का ज्वार नहीं है, किसी तरह की कोई लहर नहीं है। इस बार खरे तरीके से इस सरकार का, जो मोदी सरकार है, उसका 10 साल का जो कामकाज है उसका लोग आकलन करेंगे। जो समस्याएं आम लोगों के दरपेश हैं, जो लोगों के सामने समस्याएं मौजूद हैं, उनका निवारण कौन कर सकता है, वो ये भी देखेंगे कि समस्याओं के कारण क्या है, और समस्याओं को समाधान में मौजूदा सरकार की क्या भूमिका रही वो भी देखेंगे। और जो दूसरी पार्टी, जो प्रतिद्वंदी दल है, उसके वादे क्या है और उसकी विश्वसनीयता क्या है, ये सब देख के इस बार मतदान होगा। इस बार जो है, जो कहा जाता था कि आम समस्याओं पर, जो समस्याएं हैं जनजीवन की, उन पर मतदान या उन पर चुनाव होना चाहिए, या वास्तविक समस्याओं पर होना चाहिए बजाय भावनाओं के, तो इस बार ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि वास्तविक समस्याओं पर चुनाव होने जा रहा है। तो आप ये देखते हैं कि इस मुकाबले में कौन बाजी मारता है। क्या मोदी सरकार अपने सबके कामकाज और अपनी नीतियों और अपनी योजनाओं और जो है तमाम सार्वजनिक मुद्दों पर, किसानों के मुद्दे, बेरोजगारों की बेरोजगारी के मुद्दे, महंगाई के मुद्दे, उन पर किस तरह से उन्होंने काम किया है और विकास को किस तरह से आगे बढ़ाने का काम किया है। हाँ बिल्कुल, ये तमाम बातें देखने वाली होंगी। शुक्रिया आपका, शुक्रिया आप तीनों का, आप हमारे साथ जुड़े और हमने चर्चा की। तो कांग्रेस की लिस्ट आ चुकी है, कांग्रेस की लिस्ट को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।